सो आज हम पढ़ेंगे अपना उर्दू का पेपर 2 और उसको डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम स्ट्रेटजीज़ को भी डिस्कस करेंगे एंड हाउ टू एस द एग्ज़ाम उर्दू एग्ज़ाम पर। सो पेपर 1 तो हम डिस्कस कर चुके थे। समय महारत हमने तफ़हीम महारत हमने 1 कर ली थी और बाकी मैंने आपको होमवर्क दिया था लिसनिंग पैसेज का। वो आप करें ना करें आपका अपना नुकसान है। नहीं करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है, करेंगे तो आपका फ़ायदा है। मैंने सिर्फ होमवर्क दिया था, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप मुझे सेंड करो नहीं करो, मेरा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। अच्छा, पेपर 2 में हमारे पास मॉडल पेपर वही जो हमारा 2025 में आएगा, एग्जैक्टली वही इंटरफेरेंस मेरे सामने खुला हुआ है। उर्दू कंपलसरी पेपर 2, इसमें 2 घंटे 10 मिनट जैसे इंग्लिश के पेपर में दिए हुए होते हैं और मार्क्स होते हैं इसके 45। एक बहुत बड़ा मार्जिन है 45 मार्क्स देखा जाए तो, क्योंकि अगर हम पेपर 1 की तरफ जाएं तो पेपर 1 में टोटल 30 मार्क्स हैं और इसमें हमारे पास 45 मार्क्स हैं। वेट अ मिनट, 30 एंड 45 मार्क्स, तो 55 75 मार्क्स का आपका उर्दू का पेपर होता है और आई थिंक इंग्लिश का भी आपका सिंपल होता है। तो पेपर 2 को अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि हम पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके हम कुछ हिदायत पढ़ते हैं सबसे पहले, ताकि हमें समझ आ जाए कि हमें क्या करना है। हिदायत नंबर 1 तो आपको सिग्नेचर करने का कहा गया है, खुसूसी हिदायत। इस पर पर्चे में कुल 5 सवालात हैं, तमाम सवालात के जवाब दीजिए। ओ माय गॉड, पाँचों के 5, नो चॉइस। अपने जवाबात लिखते वक्त इन बातों का ख्याल रखें, हर सवाल को गौर से पढ़ें। अपना जवाब तहरीर करने के लिए स्याह रोशनाई का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि स्याह रोशनाई का मतलब ये है कि अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए। अपने जवाबात तहरीर करते वक्त पेंसिल का इस्तेमाल ना कीजिए। ऑब्वियस से पेन से लिखते हैं, ब्लैक पेन से, ब्लैक पॉइंटर से लिखते हैं, पॉइंटर से। शक्ल के लिए स्याह पेंसिल इस्तेमाल कीजिए। एक मिनट, रंगीन पेंसिल हरगिज़ इस्तेमाल ना कीजिए, यानी कि शक्ल मतलब डायग्राम। अगर डायग्राम कभी बनाने को आ जाए तो, डायग्राम वैसे तो आती ही नहीं है उर्दू के पेपर में, आज तक ऐसा नहीं हुआ, मगर एक दी है कि अगर आ जाए तो आप पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे, और ये किसी भी पेपर में हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, कोई भी पेपर्स में डायग्राम अगर बनाने को कहा गया ना, डायग्राम कभी भी पेन से नहीं बनानी, पेंसिल से बनानी है पेपर के अंदर। हाँ, लेबलिंग आप कर सकते हो पेन से, मगर लेबलिंग भी अगर आप डायग्राम पेंसिल से बनाओ तो लेबलिंग भी पेंसिल से करो। किसी भी किस्म के पेन, गंदिया स्याही मिटाने वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना कीजिए। हाँ, रिमूवर वगैरह अलाउ नहीं है, क्योंकि रिमूवर तो इंक पेन के लिए होता है, तो इंक पेन तो वैसे भी अलाउ नहीं होता, सिर्फ पॉइंटर और बॉल पेन होता है। मैं रेकमेंड करूँगा बॉल पेन से इस्तेमाल कीजिए। इरेज़र ज़रूर इस्तेमाल कीजिए पेपर में हर जगह, मगर गंदा ना हो। वैसे तो पेंसिल का काम ही नहीं होता P2 में, मगर P1 में अगर आप कर रहे हो बबल शीट पे इरेज करो तो गंदा ना हो, बबल शीट फटे ना। सफ़े को चौकटे बाकस के बाहर कुछ, हाँ ये जो छोटे बॉक्स है, मैंने चौकटे बाकस पढ़ लिया, सॉरी, क्योंकि मेरी उर्दू की प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, जो बात है, मेरी रीडिंग उर्दू की इतनी अच्छी नहीं है, मेरी लिखाई बहुत अच्छी है उर्दू में, मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ क्रिएटिवनेस से माशाल्लाह, मगर मेरी पढ़ाई अच्छी अच्छी नहीं है। तो बॉक्स के बाहर कुछ ना लिखीजिए। अपना जवाब सिर्फ दी गई सतूर में मुकम्मल कीजिए। हाँ, मैं मतलब समझ जाता हूँ, जैसे कि सतूर का मतलब मैं समझ जाता हूँ, एक बॉक्स के बारे में बात हुई है, मतलब मुझे आता है वोकैबलरी, मगर वही रीड करने में थोड़ा मसला होता है। हर सवाल के नंबर कोसेन में दिए गए हैं। अच्छा, यानी कि ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। अब ये ब्रैकेट तो मुझे नहीं पता उर्दू में से कोसेन कहते हैं। सो आगे बढ़ जाते हैं, ये आपको हर चीज़ के बारे में आइडिया दिया जा रहा है। सो वी हैव सवाल नंबर 1। अच्छा, हिस्सा नसर। नसर का मतलब है आपके पास लिटरेचर, जो आपकी उर्दू की बुक में चैप्टर्स हैं उनको घोल के पी लो और समझ लो। समझ लिया तो उर्दू का पेपर हो गया। अलिफ, सवाल नंबर 1 कुल 7 मार्क्स का, तो ओ माई गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स दी हुई हैं, और भी हैं बाकी, इतनी लाइन्स हैं बस, 8 लाइन्स दी हुई हैं, 7 मार्क्स की नहीं। अच्छा, कहा जाता है कि जान है तो जहाँ है, लेकिन नाम देवमाली को अपने काम से सच्ची लगन की वजह से जान से भी हाथ धोना पड़ा। अब ये सबक किस चीज़ का है ये आपको पता होगा, क्योंकि आपने बुक के चैप्टर पढ़ा होगा, कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है आपको पता होगा। क्या ऐसा करना ठीक है? अपनी राय दीजिए। नेज़ इस सबक के मुसन्निफ का नाम तहरीर कीजिए। अब होता क्या है, हिस्सा नसर में आपको चैप्टर से कोई एक लाइन दी गई, जैसे कि ये कहा जाता है से लेकर धोना पड़ता है, ये आपको एक लाइन दे दी चैप्टर की पैराग्राफ में से। अब इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि कहा जाता है कि जान है तो जहाँ है, लेकिन नाम देववामी के को अपने काम से सच्ची लगन की वजह से जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो ये एक जनरल बात उन्होंने लिख के दे दी है इन द
इन द टर्म ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट। तो क्या वो आपसे पूछ रहे हैं, अब होता ही है वो लिटरेचर में ये करते हैं कि बच्चे की वो अपनी राय मांगते हैं। मुसन्निफ का नाम बता देंगे बच्चे, सबको याद होगा कि हाँ इस चैप्टर के मुसन्निफ राइटर ये थे, मगर इसको बच्चे क्या करेंगे, चैप्टर के तौर पर लिख के आ जाएंगे। अरे चैप्टर के तौर पर नहीं लिखना, जैसे हमने CRQs में इंग्लिश में पढ़ा था कि अपनी ओन वर्डिंग्स में हमें लिखना होता है, तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है। क्या ऐसा करना ठीक है? अगर आपको लगता है ठीक है तो आप ठीक लिख दीजिए, नहीं लगता तो नहीं कर दीजिए। फिर आप उस बात को एलिब्रेट करेंगे एज लाइक इन द CRQs यू हैव डिड इन द इंग्लिश पोर्शन। ओके, ठीक उसी तरह अब आपको नंबर 1 पॉइंट्स में अगर आपको 7 नंबर का है तो आप 7 पॉइंट लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स में लिख दीजिए, वरना फिर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख दीजिए। एक ही बात को आप पैराग्राफ के फॉर्म में मगर नई नई चीज़ों के साथ इंट्रोडक्शन करा के आप 7 नंबर पूरे के पूरे अवेल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स में ये होता है कि ज़रा कहते हैं ना एक कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म में आपको आप कहते हैं हम कि एक बिल्कुल क्लियर एक कोहेरेंसी के साथ आप लिख सकते हो, और बिल्कुल आपका जो टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिटली यानी कि बिल्कुल, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली आप उनको बता सकते हो। आपका कंटेंट इम्प्लिसिट नहीं होता। इम्प्लिसिट का मतलब नॉट वेरी क्लियर, इम्प्लिसिट नहीं होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, क्लियरली। तो ये दो आपको वोकैबुलरीज पता चल गई होंगी इंग्लिश की, उर्दू के साथ साथ देखो कितना फ़ायदा हो रहा है। तो क्लियरली इसमें होता है कि पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। तो ये सर ये क्वेश्चन आप हिस्सा नसर में, आप देखो हिस्सा नसर में आपको चैप्टर नहीं पूछ रहे, आपको अपनी राय पूछ रहे हैं चैप्टर देके। कितना घुमा के मतलब क्वेश्चन दिया है। ठीक इसी तरह अब बच्चे बोलेंगे इतना बड़ा पैराग्राफ, मैं बताऊं इस पैराग्राफ का 1% भी काम नहीं है। सिर्फ इस पैराग्राफ से आपको रेफरेंस दिया गया है चैप्टर का, और कहा जा रहा है दर्ज बाला नसर पारे में तर्ज तहरीर की कौन कौन सी खसूसियात नुमाया नज़र आती हैं, कोई सी दो तहरीर कीजिए। हिस्सा 1 में बयान करदा किसी एक खसूसियत का नसर पारे में से हवाला तहरीर कीजिए। बड़ा आसान है। ये पैराग्राफ आपको एक चैप्टर से निकाल के दे दिया। अब आपको पता होना चाहिए चैप्टर कौन से पैराग्राफ का ये चैप्टर है, सॉरी कौन से चैप्टर का ये पैराग्राफ है। अगर बच्चे ने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका आधा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का नंबर 1 और 1 मार्क का ये 3 में से 1 मार्क्स तो आपको आइडेंटिफिकेशन पे मिल जाएगा। कैसे? जब आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप उसका मुसन्निफ आइडेंटिफाई कर लोगे, चैप्टर पता चल गया, आपको उसका राइटर पता चल गया। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है दर्ज बान असर पारे में तर्ज तहरीर। तर्ज तहरीर का मतलब है राइटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तर्ज तहरीर बयान का मतलब राइटर की कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आप बयान कीजिए, और उन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आप ढूंढें जो कि इस रेफरेंस वाले पैराग्राफ से या फिर चैप्टर के आपके रिलेटेड आपका उसकी कोई खुसूसियत मैच कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर में शायर ने मिज़ाह यूज़ किया है, तो आप मिज़ाह की कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, उसको डिफाइन करोगे और आप बताओगे कि मिज़ाह के बारे में ये शायर राइटर ने मुसन्निफ ने जिक्र किया था चैप्टर में इस टर्मिनोलॉजी पे, इस बात पर शायर ने मिज़ाह बयान किया था, तो मैंने इस बात पे मिज़ाह का उनका खुसूसियत लिखी है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है ये वाला क्वेश्चन। कोई सी 2 खुसूसियात लिखें, एक खुसूसियात चैप्टर से मैच करती हुई उसको एलेबरेट करें आपने ओन वर्ड्स में। अब आ जाएं आपका हिस्सा नज़म। अच्छा आप चेक करें हिस्सा नसर में आपको सिर्फ 2 सवाल थे, और अलिफ और बे। तो यहाँ पे तो आप पूरे पूरे नंबर उठाएं, पूरे पूरे नंबर। और हिस्सा नज़म में तो मैं कहता हूँ ओह माय गॉड। अच्छा 1 मिनट, मैंने शायद एक जगह मिस्टेक कर दी है। हाँ हाँ हाँ, हिस्सा नसर आपका पूरा कुल मिला के आपका है 7 नंबर्स का। मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, इसको ज़रा आप चेक कर लें, करेक्ट कर लें। आपको जो यहाँ पर राय देनी थी ना अपनी, तो आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। हिस्सा नज़र आपका कुल 7 नंबर का है, तो 4 नंबर का अलिफ क्वेश्चन और 3 नंबर का बे क्वेश्चन। तो अगर ये 4 नंबर का है और आपको उसको अपनी राय देनी है, तो आप 4 पॉइंट्स में अपनी राय लिख दीजिए, ठीक है। और हर राय को आप 2-2 लाइन्स में लिख दीजिए, खत्म होगा ये बात। और इसी तरह सवाल नंबर बे आपका 3 नंबर का है, तो आप 3 मार्क्स के हिसाब से इसको अच्छी तरह, क्योंकि तर्ज तहरीर शायर की खसूसियात बहुत ज़बरदस्त तरीके से बयान करनी पड़ती हैं, तो उसमें बड़ा अच्छे नंबर लेने पड़ते हैं। बच्चे बड़ा अच्छा लिखते हैं खसूसियात कलाम, सॉरी खसूसियात शायर उसकी मुसन्निफ। शायर नज़म में कहते हैं और मुसन्निफ कहते हैं चैप्टर वाले को, राइटर को। हिस्सा नज़म में कुल 8 नंबर्स हैं, जिसमें से 2 नंबर का ये सवाल है। आपके निसाब में शामिल नज़म सुबह का मंज़र, अब आपको पता होगा वो कौन सी पोयम है, किस हैयत साखत में लिखी गई है। नेज़ उस नज़म के शायर का नाम तय कीजिए। अब देखो हैयत का मतलब ये होता है उर्दू ग्रामर की किस सिनफ से ताल्लुक़ रखती है। मतलब तंज़ो मिज़ा है, तंज़ो मिज़ा है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर जो है
कहते हैं हम इसे कसीदा। कसीदा जिसको हम कहते हैं, कसीदा का मतलब होता है किसी के बारे में जो मर चुका हो उसके बारे में तारीफ़ें करना। मरसिया निगारी, मरसिया का मतलब होता है जो मरने वाला होता है उसके ऊपर एक मरसिया गाना। तो ये इस तरीके की हैयत का मतलब होता है, हैयत इसे कहते हैं। तो ये जब आपकी उर्दू की टीचर जो भी हैं, आपको मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आपको, वैसे मेरे पास एक पीडीएफ तो है, मैं चेक कर लेता हूँ अगर वो पीडीएफ आपके मतलब की है, क्योंकि वो तो सेकंड ईयर के लेवल की है। मगर अगर मैं आपको वो शायद सेंड कर दूँ तो शायद आपका आधा हिस्सा नज़म, बल्कि आधा क्या पूरा ही हो जाए, मगर मैं उसको चेक करूँगा कि आपके लेवल की है या नहीं। बाकी आप मुझे ये बता दिएगा व्हाट्सएप पे कि आपकी टीचर ने आपको हैयत वगैरह के बातें बताई हैं, सिनफ की बातें बताई हैं। पहले आप मुझे ये कंफर्म करें, फिर मैं आपको वो पीडीएफ शेयर करता हूँ। आपको उर्दू ग्रामर बताई है, नहीं बताई, नहीं बताई तो मैं फ़ौरन से पीडीएफ शेयर कर दूंगा। उर्दू ग्रामर की पूरी याद करनी है, समझ के। तो इसमें आपको 2 नंबर का मुसन्निफ़ का आपको नाम के साथ इसको हैयत बतानी है, और उसके शायर का नाम तहरीर कीजिए, मतलब उनकी खसूसियात भी थोड़ी सी बताइए। देखो जितनी लाइन दी हुई ना उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई करो। अब हैयत बता दी यहाँ पे एक लाइन में, शायर का नाम बता दे एक लाइन में, बाकी 2 लाइनें क्यों वेस्ट की हैं भाई? उनमें भी कुछ अपना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटिव लिखो जो कि चेकर को अच्छा लगे कि हाँ इस बच्चे ने काफ़ी अच्छा एलेबरेट किया, तो यहाँ पे 2 मार्क्स मिल सकते हैं। सोचता रहता हूँ कब मेरे वजीफ़े की तरह उसकी बदहाली का आता है हुकूमत को ख्याल। अब ये भी आपको जाहिर सी बात है कि किस नज़म का है ये आपको पता होना चाहिए, किस शायर ने लिखा है वो भी पता होना चाहिए। दर्ज वाला शेर में इल्म बयान की कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है? इल्म बयान होती है और एक होती है इल्म बदी, यानी कि तशबीह, इस्तारा और आपका जो है मुतरादिफ अल्फाज, ये सब होते हैं इल्म बयान में। बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। हिस्सा में निशानदेही की गई इस्तिलाह की तारीफ़ लिखिए। हिस्सा 1 में जो आपने इल्म बयान की सिनफ बताई, जैसे कि तशबीह है, फॉर एग्जांपल किसी को किसी तशबीह दी है तो उस तशबीह की डेफिनेशन बताइए। किसी को किसी से मानंद करार देना इज कॉल्ड तशबीह, तो उसको आप डिफाइन करेंगे, वो मैं भेज दूंगा पीडीएफ। वो कौन सा लफ्ज़ है जिससे आपने इल्म बयान की इस्तिलाह की निशानदेही की? अगर तशबीह है तो कौन से लफ्ज़ में तशबीह आ रहा है? तो मैं तो बोलूँगा वजीफ़े से आ रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दर्ज वाला शायर दर्ज वाला शेर किस शायर का है? बिल्कुल। तो अब हिस्सा नज़म में होता ही है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ग्रामर में, और हिस्सा नज़म में होता ही यही है। कभी भी हिस्सा नज़म में सिर्फ बहुत कम तशरीह पूछते हैं नज़म की, हालांकि उसमें इल्म बयान, इल्म बदी यानी कि उर्दू ग्रामर पूछते हैं, हैयत, शायर का नाम, खुसूसियात कलाम, ये पूछते हैं। हैयत, इल्म बयान, इल्म बदी, तो ये बच्चों को बड़ा डर लगता है कि ये कैसे होगा। इसके लिए पूरे नोट्स होते हैं, वो मेरे पास हैं। पहले आप मुझे बताएं, अगर आपकी टीचर ने आपको भेजे हैं तो मैं बताऊंगा, नहीं भेजे तो फिर मैं आपको उसके ऊपर लेक्चर बना के समझाऊंगा उसको, ठीक है? तो अभी मैं इसको सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न समझा रहा हूँ, अभी मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा उर्दू की। पहले आप मुझे कन्फर्म करें आज ही आज में कि आपके टीचर ने ऐसा कुछ किया है, और अगर नहीं किया तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर उस पर ग्रामर पर बनाऊंगा, उर्दू ग्रामर पर, वो एक दिन में मैं ख़त्म करा दूंगा इंशाल्लाह। कि मेरे पास पीडीएफ है, बाकी आपका काम होगा पढ़ना। उसी नूर से दफ़ाए ज़ुल्मत हुई, सरफराज ईमा से खलकत हुई। नहीं, सरफराज, सरअफराज ईमान। दर्ज वाला शेर की तशरीह की जाए। देखो शेर की तशरीह सिर्फ एक दफ़ा है, वो भी 2 नंबर, ये तो बच्चे आराम से कर लेंगे, क्योंकि अगर बच्चे ने नज़म समझी हुई होगी तो वो कर लेगा। ऐसा कुछ ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ नज़म टीचर की समझ नहीं आती, मैं कहूँगा यूट्यूब पर लिखो नज़म का नाम जो आपके चैप्टर में है बुक में, उस नज़म को आप यूट्यूब के लेक्चर से समझ लो बस। अब आ जाओ तबसरा निगारी, कुल 7 नंबर। अब ये 7 नंबर का होता है तबसरा, ठीक है? तो इसमें होता यह है, तरक्की याफ्ता ममालिक और पाकिस्तान में इस्तिज़ा के मकाम को जहन में रखते हुए ऊपर लिखे हुए वाक़े पर तबसरा कीजिए। अब होता यह है, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस्तिज़ा यानी कि उस्ताद, टीचर्स, तो उनका, उनके बारे में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, और वहाँ पे उनके बारे में तो तंज किया हुआ है उनके ऊपर, यहाँ पे उनकी अच्छाइयाँ बताई हुई हैं। फर्स्ट लाइन से लेकर एंड लाइन तक पूरा पढ़ के समझना है। समझने के बाद उस पर अपनी समरी को पेश करना है, या फिर अपने आइडियाज़ को। तबसरा का मतलब मेरे नज़दीक तो है आइडियाज़। अपने आइडियाज़ को लेके हुए क्रिटिसाइज करें, क्रिटिसाइज करें। तो ये होता है तबसरा निगारी। अब ये पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चन को पूछना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तरक्की याफ्ता मुल्क में या ममालिक पाकिस्तान में इस्तिज़ा के मकाम को जहन में रखते हुए,
इस पैराग्राफ के हवाले को जहन में रखते हुए और असातिज़ा के मकाम जो आपके नज़दीक है उसको जहन में रखते हुए इस वाक़े पर तबसरा कीजिए। तो वाक़या क्या है वो आप पढ़ेंगे और आप उसको समझ के उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, यानी कि अपनी ओन वर्डिंग्स में। देखो बात वही है, उर्दू का पेपर हो चाहे इंग्लिश का पेपर हो, ओन वर्डिंग चलती है, ओन वर्डिंग। अब ये ओन वर्डिंग ना हर बच्चा नहीं कर सकता। जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जिसके पास जो है अच्छी इंटेलिजेंस पावर है, वही कर सकता है, या जिसका आईक्यू अच्छा है, क्योंकि ओन वर्ड्स ऐसे ही होते हैं। हर बच्चा अपनी अपनी जहन के मुताबिक तबसरा करता है, आइडियाज़ को प्रेजेंट करता है, तो वो बच्चे की क्रिएटिवनेस पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपकी क्रिएटिवनेस काफ़ी अच्छी है। बाकी मुझे पता है यू आर इनफ गुड स्टूडेंट टू कॉम्पीट विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह आप इसको कर भी पाएंगे। तो तबसरा इस चीज़ को कहते हैं, अपने आपके सोच की जहन में अपनी सोच को जहन में रखते हुए और पैराग्राफ की सोच को जहन में रखते हुए तबसरा करना होता है। तो ये ओन वर्डिंग में CRQs की तरह हो जाता है आपके पास। ओके, अब हमारे पास है तफसीरी कहानी और लेटर। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, क्योंकि इस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, और लेटर का फॉर्मेट भी मुझे आपको बताना है, तो वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा लेटर का फॉर्मेट। अभी फ़िलहाल आपको ये करना है, आपको इस पेपर 2 का हिस्सा नसर और नज़म में, और नज़म में जो मैंने आपको खास तौर पर उर्दू ग्रामर की बातें पूछी हैं वो आप मुझे काइंडली बताएं, ताकि मैं आपसे PDF शेयर करूं या फिर नहीं करूं, या फिर मैं ग्रामर के ऊपर लेक्चर बनाऊं नहीं बनाऊं। क्योंकि हैयत इल्म बदी इल्म बयान अगर ये बच्चे को नहीं पता तो समझो उर्दू में वो 0 मार्क्स का पेपर करके आ रहा है, क्योंकि वो MCQs में भी पूछी जाती है हैयत, और पेपर 2 में भी पूछी जाती है हैयत। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए ग्रामर को पढ़ना। तो इंशाल्लाह वो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँ। अगर आपको स्कूल से नहीं मिली भी उसके बारे में नॉलेज तो आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।